नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस हिस्ट्री की क्लास में। देखो, हम मौर्य वंश कर चुके हैं पूरा, ठीक है। विदेशी आक्रमण भी कर चुके हैं। उससे पहले एक टॉपिक जो छूट गया था और जिससे अगर एनालाइज करें तो उसके बाद पता चलता है कि इस टॉपिक से दिल्ली पुलिस में, एसएससी में, बाकी स्टेट एग्जाम में, सभी एग्जामों में इससे पर्याप्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आज हम देखो एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में इस जो टॉपिक को करेंगे, ठीक है भाई। सब कुछ अच्छा रहा तो देखते हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि अपने चैनल पर पूरी कंप्लीट जीएस कराई जा रही है, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास चल रही है वर्तमान में। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को भी पूरा कराया जाएगा, ठीक है भाई। देखो भाई, देखो जी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। जैसे आपकी मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और आपकी चीन की सभ्यता थी। टॉप जो 4 प्राचीनतम सभ्यता है उनमें से एक मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सभ्यता आपको पता है सिंधु घाटी क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ये विकसित हुई थी, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है इसके काल से संबंधित। इसके काल से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि यह सभ्यता किस काल में विकसित हुई। यदि हम C14 यानी कार्बन 14 पद्धति होती है जो कि जीवाश्मों का जो पता लगाती है कि कितने पुराने हैं, C14 के अनुसार इसका जो काल है वो है 2300 से लेकर 1750 BC तक, ईसा पूर्व तक, ठीक है। लेकिन वही जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल जॉन मार्शल बताते हैं कि इसका जो काल है वो 3250 से लेकर 2750 तक है। ये देखो, तीनों क्वेश्चन बताऊंगा मैं, तीनों को तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जॉन मार्शल के अनुसार ये जो इसका काल है 3250 से लेकर 2750 तक है। वहीं यदि सभी इतिहासकारों का मत लें तो वो बाद में आकर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इस जो सभ्यता का जो काल है वो 2500 से लेकर 1750 तक है। 2500 से लेकर 1750 तक इसका काल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखो, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा। कभी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, कभी पूछ लिया जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता नाम क्यों पड़ा, कभी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता नाम क्यों पड़ा, ठीक है। इन सभी नामों को हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। उसकी खोज कब हुई थी? 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, जिसके कारण इसका नाम, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम यूं पड़ता है क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास जो है ये विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता पता चल गया। अब एक है मोहनजोदड़ो सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा। मोहनजोदड़ो सभ्यता इसका नाम ये पड़ा क्योंकि मोहनजोदड़ो है इस सभ्यता का प्रमुख नगर था, सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा नगर था, ठीक है, सबसे बड़ा नगर था। देखो, ठीक है। अब बात आ जाती है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले तांबा और टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया गया था, इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखो, इसकी खोज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसकी खोज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो किसकी हुई थी? वो हुई थी हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। देखो, 1921 में जो है, 1921 में भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में खुदाई स्टार्ट होती है 1921 में, जिसमें 1921 में ही दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती है। और वहीं पर 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है, ठीक है। 1921 में हड़प्पा की खोज की जाती है, ठीक है, और 1922 में
मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। ठीक है, देखो एक इतिहासकार हुए पिगट। पिगट ने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। क्या कहा था? जुड़वा राजधानी। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया था? तो पिगट के द्वारा कहा गया था। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। देखो विस्तार देख लेते हैं। देखो विस्तार हम देखेंगे तो देखो इसका जो विस्तार था, इसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था भाई? वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, वो ऐसे थे अगर हम इस प्रकार से लगाया जाए तो। ठीक है, त्रिभुजाकार इसका विस्तार मिलता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जाता है? इसका पूछ लिया जाता है, देखो हमने चारों दिशा दर्शाई है। देखो इस सभ्यता की जो उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई थी, इस सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार था वो था 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार था वो था 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अच्छा, इसका सबसे पूर्वी स्थल हमें मिला है वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से मिला है, हिंडन नदी के किनारे। आजकल जो पेपर का जो पैटर्न बदल गया है, आजकल इन स्थलों का क्या है, इनकी क्या है, नदी भी पूछ ली जा रही है कि किस नदी के किनारे ये विस्तार इसका मिला था। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी जो विस्तार मिला है वो मिला है सुतका गंडोर। सबसे पश्चिमी जो स्थल मिला है सुतका गंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिला है, वो है दस्क नदी के किनारे। किसके? दस्क नदी के किनारे मिला है। ठीक है, दस्क नदी के किनारे। पूर्वी पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर मेरठ। पश्चिमी सुतका गंडोर बलूचिस्तान दस्क नदी के किनारे। उत्तर मिला है मांडा। उत्तर मिला है मांडा जम्मू कश्मीर, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण मिला है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, वो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, चारों देख लिए। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ, सबसे पश्चिमी सुतका गंडोर बलूचिस्तान, सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर, और सबसे दक्षिणी दायमाबाद महाराष्ट्र। चारों की हमने नदी भी देख ली है और सबके स्थल भी देख लिए। ठीक है, इसका यदि टोटल विस्तार की बात की जाए, टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए, तो वो था, ऐसे याद रखो, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या था? क्षेत्रफल था। ठीक है, कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, लगभग में 13 ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, 12,99,600। ठीक है, लगभग 13 लाख किलोमीटर था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इस सभ्यता की जो लिपि थी, इसकी कुछ विशेषता देखेंगे। इस सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। चित्रात्मक थी, जो कि 14 मूल चिन्हों के द्वारा दर्शाई गई है। 64, जो कि 64 मूल चिन्हों के द्वारा दर्शाई गई है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है उसमें 52 होते हैं जो शब्द होते हैं, और वहीं पर इंग्लिश है उसमें 26 अल्फाबेट्स होते हैं। यहां पर भाव चित्रात्मक थी, इसमें 64 मूल चिन्ह हैं। मापतोल के लिए 16 के गुणज में जो इकाई 16 के गुणज में प्रयोग किया जाता था, जैसे 16, उसके बाद 32, उसके बाद 48, ठीक है, उसके बाद 64। इस प्रकार से जो बाटों का प्रयोग किया जाता था। और व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। मान चलो मुझे आलू की जरूरत है और आपको टमाटर की जरूरत है, मेरे पास टमाटर है आपके पास आलू है, तो हम अदला बदली कर लेंगे। तो अदला बदली की इस प्रणाली को क्या कहा गया है? पद्धति को वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, देखो पूजा किस किस की होती थी? पीपल के वृक्ष की होती थी, जो साक्ष्य मिले हैं, कुबड़ वाले बैल की होती थी, और पशुपति नाथ की होती थी। ठीक है, समाज कैसा था इसमें? समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, क्योंकि इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं? वनस्पति देवी की पूजा होती थी, वनस्पति देवी की पूजा होती थी। भोजन में क्या क्या प्रयोग करते थे? गेहूं, मांस, जौ और खजूर का प्रयोग ये करते थे। ठीक है, यदि समाधान की बात करें, मृत्यु होने के बाद समाधान की बात करें, पूर्ण समाधान जो कि हड़प्पा से मिला है। एक होता है आंशिक समाधान और एक होता है दाह संस्कार। एक दाह संस्कार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। पूर्ण समाधान हड़प्पा से मिला है और दाह संस्कार मोहनजोदड़ो से मिला है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पतन की। इसका पतन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका पतन कैसे हुआ था? देखो यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो इसके पतन की बात करें तो एक इतिहासकार हो डेल्स, तो डेल्स ने जो इनके इस सभ्यता के पतन का कारण बताया वो बताया विवर्तनिकी। क्या बताया? विवर्तनिकी यानी भूकंप। ठीक है, एक इतिहासकार हो गार्डनर एंड चाइल्ड, उनके द्वारा इस सभ्यता का जो
अंत हुआ था वो आर्यों के द्वारा हुआ था, आर्यों के आक्रमण के द्वारा हुआ था। वहीं जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता का अंत बाढ़ बताया गया, और वहीं डीडी कौशाम्बी के द्वारा आग लगाकर इस सभ्यता का अंत किया गया था। ठीक है, डेल्स के द्वारा विवर्तनी की, गार्डन चाइल्ड के द्वारा आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया था, मार्शल के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा बाढ़, और डीडी कौशाम्बी के द्वारा आग लगाकर। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। ठीक है, देखो कुछ लोग बताते हैं कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन लोग थे, जो सुमेरियन की सभ्यता के आए थे। ठीक है, इसमें जो मत का समर्थन करते हैं जो जो जॉन मार्शल हैं, व्हीलर हैं, गार्डन एंड चाइल्ड हैं, और डीडी कौशाम्बी, ये चारों इतिहासकार इसका समर्थन करते हैं। लेकिन राखालदास बनर्जी बताते हैं कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ लोग थे। वहीं टीएन रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप बताते हैं कि सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। ठीक है, लेकिन जो द्रविड़ है इसे जो एग्जाम में इसे सही आंसर माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, प्रमुख स्थलों से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख स्थलों से सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा से देखते हैं। हरियाणा से 3 जो मुख्य स्थल मिलते हैं, एक बनावली है, एक राखीगढ़ी है, और एक भगवानपुर है। हम स्टेट वाइज देखेंगे और फिर कंट्री वाइज देखेंगे। हरियाणा से 3 है, बनावली, राखीगढ़ी और एक भगवानपुर। ठीक है, देखो बनावली से साक्ष्य मिले हैं हल्के बैलगाड़ी के खिलौने के। ठीक है, अच्छा, राखीगढ़ी भी मैंने बताया था, राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर है भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाइयों। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बात आती है हरियाणा के बाद आता है यूपी, हमारा यूपी। तो यूपी से भी देखो 3 मुख्य स्थल मिलते हैं। एक है आलमगीरपुर मेरठ, बताया था सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ जो कि हिंडन नदी के किनारे मिला है। एक मिला है संगोली और एक मिला है बड़गांव। ठीक है, एक संगोली और बड़गांव। क्वेश्चन पूछा गया जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश से नहीं मिला है? 3 ए ऑप्शन दे देंगे, एक मान चलो भगवानपुर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना होगा। अब चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश हो गया भाई, आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव। अब बात आते हैं गुजरात से। देखो गुजरात से कई क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात में क्या है, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक जो स्थल है वो गुजरात से मिले हैं। इस सभ्यता के स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थलों की खोज कहां पर हुई है? गुजरात में हुई है। ठीक है, देखो सबसे पहला स्थल है लोथल। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है। यहां से क्या क्या मिला है देखो, लोथल से देखते हैं। देखो लोथल से दरवाजे, लोथल में क्या होता था, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी शहरों में, बाकी नगरों में क्या होता था कि दरवाजे जो है पीछे की तरफ खुलते थे। दरवाजे मेन रोड से पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल में क्या हुआ है कि दरवाजे क्या है, मुख्य सड़क की ओर खुले हैं, मुख्य सड़क की ओर खुले हैं। यहां पर धान की भूसी मिली है, तो साक्ष्य मिलते हैं कि यहां पर चावल की खेती होती थी। ठीक है, उसके बाद अग्निकुंड यहां से मिला है, एक बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड। ठीक है, तो लोथल क्या है, समुद्र के किनारे स्थित था। ठीक है, बंदरगाह मिला है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी दांत का एक पैमाना मिला है, यहां पर स्केल जो है। बीज बोने का एक यंत्र मिला है। ठीक है, उसके बाद मोहर पर एक मम्मी का चित्र था। मम्मी आप समझते होंगे, डेड बॉडी को लेप के, ठीक है, मतलब शरीर को लंबे समय तक जो रखा जा सके। ठीक है, शतरंज का वो एक बोर्ड मिला है, एक सीप उद्योग मिला है, एक मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ पर देखो सारे जो पॉइंट हैं सब इंपोर्टेंट है। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, धान की भूसी मिली है, अग्निकुंड मिला है, बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड, हाथी दांत का पैमाना मिला है, बीज बोने का यंत्र मिला है, मोहर पर मम्मी मिली है, शतरंज बोर्ड मिला है, सीप उद्योग मिला है और मनका बनाने का कारखाना मिला है। ये सभी हमें कहां से प्राप्त होता है? ये लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे आ जाता है गुजरात का ही धौलावीरा। धौलावीरा से देखते हैं। धौलावीरा से क्या है, धौलावीरा में सबसे जो अच्छी जो जल निकासी प्रणाली थी, मतलब यहां पर जो नालियां थी वो लकड़ी की बनाई गई थी। सबसे बेस्ट जल निकास प्रणाली थी कहां पर? धौलावीरा में। यहां का देखो बाकी शहर जो है 2-2 खंडों में थे, एक ऊपरी नगर, एक निचला नगर। ठीक है, निचले नगर में क्या है, निचले नगर में गरीब लोग रहते थे और ऊपरी जो नगर में यानी ऊपरी शहर में क्या है, अमीर लोग रहते थे। लेकिन यहाँ जो धौलावीरा है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, धौलावीरा शहर है वो 3 खंडों में मिला है। धौलावीरा शहर जो है 3 खंडों में मिला है। ठीक है, 3 खंडों में मिला है। ठीक है, अगला है एक गुजरात में सुरकोटदा जो है, यहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं। यहां से केवल सुरकोटदा से ही घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला एक स्थल है यहां पर गुजरात में ही रंगपुर।
रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। देखो चावल के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं, एक रंगपुर से मिले हैं अभी बताया, और एक कहां से मिले हैं, एक मिले हैं लोथल से। ठीक है, इन दो जगह से चावल के साक्ष्य मिले हैं, और दोनों कहां पर हैं, गुजरात में है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात वाले याद कर लिए, गुजरात में क्या क्या है, गुजरात में है गुजरात में क्या है, एक लोथल है, एक लोथल, एक है धौलावीरा, और एक है सुरकोटदा, और एक है रंगपुर। ठीक है, ये 4 स्थल हैं कहां से, गुजरात से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब आगे आ जाता है साडा पंजाब। पंजाब में देखेंगे, पंजाब में 2 स्थल मिले हैं, एक मिला है रोपण और एक मिला है संघोल। रोपण और संघोल, रोपण से क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, रोपण से क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, और मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। इसी जो साक्ष्य से पता लगाया गया है कि यहाँ का पालतू जो पशु था वो कौन था, कुत्ता था। ठीक है, पालतू पशु था, क्या था, कुत्ता था। कहां से मिला है, पंजाब के रोपण से। आगे आ जाता है हमारा क्या, आगे आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अभी मैंने बताया था सबसे दक्षिणी जो शहर था, सबसे दक्षिणी बिंदु था दायमाबाद था। ठीक है, सबसे दक्षिणी शहर था। ठीक है, दायमाबाद था, जो कि कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे मिला है। ठीक है, अगला मिलता है राजस्थान। राजस्थान से एक स्थल है, क्या नाम है, कालीबंगा। कालीबंगा की जो खोज की थी, क्वेश्चन पूछा गया है, लाल एंड थापर ने की थी। किसने की थी, लाल एंड थापर ने की थी। यहां से क्या क्या मिला, देखो इसका, देखो सबसे पहले देखो, बंगा माने चूड़ी, काली। ठीक है, यहां पर क्या है, चूड़ी मिली है, मिट्टी की चूड़ियां, काली चूड़ियां। ठीक है, हल से जुते हुए खेत मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, और यहां पर एक मिला है खोपड़ी में 6 छिद्र, जिससे अंदाजा लगाया गया है कि यहां पर शल्य चिकित्सा होती थी। ठीक है, खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, मतलब जो मिट्टी से जो रिलेटेड चीजें, हल से जुते खेत, चूड़ियां हैं, अग्निकुंड है, और खोपड़ी जो है, खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं विदेश की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं। देखो अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं, एक है सोरतु गोई और एक है मुंडी काक। सोरतु गोई और मुंडी काक दोनों स्थल पूछे गए हैं कि सोरतु गोई किस जगह पर मिला है, तो अफगानिस्तान में, और मुंडी काक भी अफगानिस्तान में। अब देखते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से जो साक्ष्य मिलते हैं वो 3 डिस्ट्रिक्टों से मिलते हैं, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। देखो पंजाब में स्थल स्थित है, इस पंजाब में जो स्थित है, पंजाब का जो स्थल है उसका नाम है हड़प्पा, जो कि बारे में हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के बारे में हम आगे देखेंगे क्या क्या चीज वहां से मिली है। ठीक है, सिंध जो प्रदेश से मिला है मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी। ठीक है, आगे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से मिला है सुतका गेंडोर, जो अभी हमने पढ़ा था, डाबरकोट, बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी, और मेहरगढ़। ठीक है, बलूचिस्तान से सुतका गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट और मेहरगढ़, ये चीज मिली है कहां से, बलूचिस्तान से। ठीक है, सबसे बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। देखो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, किसमें, लरकाना जिले में है, और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के किस तट पर है, दाएं तट पर है। जैसे सिंधु नदी ऐसे जा रही है तो यहां पर मिला है। ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर मिला है। इसका एक अन्य नाम जो पूछा जाता है, प्रेतों का टीला कहा जाता है, इसे प्रेतों का टीला कहा जाता है। इसमें जो 2 चीज मिली है, एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसमें किसी भी धार्मिक जो उत्सव पर इसमें क्या है, सामूहिक रूप से स्नान किया जाता था, धार्मिक जो उत्सव पर। ठीक है, एक मिला है विशाल अन्नागार, इसमें क्या था, पूरे शहर का, पूरे नगर का जो अनाज एक साथ इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, और जिसे जितना जरूरत होती थी, आवश्यकता होती थी, उसके अनुरूप वो यहां से ले जाते थे। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, क्या, विशाल अन्नागार। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां से पशुपति की मोहर मिली है, कांसे की एक मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति मिली है, एक कुबड़दार बैल मिला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कपास की सबसे पहले खेती कहां पर हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है, और एक योगी की मूर्ति मिलती है। ठीक है, एक योगी की मूर्ति मिलती है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, सिंधु नदी के दाएं तट पर पूछा गया है। अन्य नाम प्रेतों का टीला भी पूछा गया है। मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की एक मूवी भी आई है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा शायद। ये मूर्ति मिली है जिससे पता लगाया गया कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया गया था। ठीक है, सूती वस्त्र का जो साक्ष्य मिला है, योगी की मूर्ति मिली है। ठीक है, ये हो गया हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हड़प्पा।
हड़प्पा के बारे में देखेंगे। अब देखो हड़प्पा जो है, हड़प्पा कहां था, रावी नदी के बाएं तट पर। ये रावी नदी है, तो रावी नदी के बाएं तट पर ये मिला है। ठीक है, ये मिला है मोंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के मोंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अच्छा 6 छोटे अन्नागार मिले हैं। एक बड़ा अन्नागार कहां मिला है, विशाल अन्नागार कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में। लेकिन 6 छोटे अन्नागार कहां पर मिले हैं, छोटे छोटे अन्नागार, वो मिले हैं हड़प्पा में। पीतल का इक्का मिला है यहाँ पर। नटराज की मूर्ति मिली है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नटराज की मूर्ति कहां पर मिली है, हड़प्पा में। यहां पर मिला है R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान कहां पर मिला है, हड़प्पा से मिला है। और यहां पर सैल खड़ी की मोहरें मिली हैं, जो कि वर्ग आकार में थी, वर्ग आकार में थी सैल खड़ी की मोहरें, यहां से प्राप्त हुई है, कहां से, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, इन चीजों को आप नोट डाउन करोगे और एक बार रिवीजन करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से क्या क्या मिला है, देखो लिपस्टिक मिली है, दवात मिली है और अलंकृत ईंट मिली है। लिपस्टिक की पूछा गया है कि लिपस्टिक कहां से मिली है। ठीक है, कहां से मिली है, ये कहां से, चहुंदड़ो से। चहुंदड़ो से लिपस्टिक, दवात और अलंकृत ईंट मिली है। ठीक है, अच्छा अब इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या विशेषता इसकी रही है सभ्यता की। ठीक है, देखो ये जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, मैंने बता दी। कांसे का सबसे पहले तांबा और टीन को मिलाकर, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया गया था, इस वजह से इसे नाम कांस्य युगीन सभ्यता दिया गया। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब यहां पर साक्ष्य तो मिलते हैं, साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया। मैंने बताया था यहां की लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, लेकिन साक्ष्य मिले हैं लेकिन इन्हें पढ़ाए नहीं गए हैं। ठीक है, व्यापार प्रधान थी, मैंने बताया था व्यापार कैसे था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। उसके बाद विस्तृत सभ्यता थी, इसका जो क्षेत्रफल बताया 1299,600 मिलता है किलोमीटर स्क्वायर, तो बहुत बड़ी, जो बाकी सभ्यताएं उनसे बहुत काफी बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, अब इसके बारे में देखो आगे हम चर्चा करते हैं। देखो इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे, देखो मनका बनाने के जो कारखाने हैं, मनका बनाने के जो कारखाने वो 2 जगह से मिले हैं, कहां कहां से, चहुंदड़ो और लोथल से। याद का अच्छी तरह से याद हो जाएगा ये। मनका बनाने के कारखाने 2 जगह से, चहुंदड़ो और लोथल से मिले हैं। सीप उद्योग भी 2 जगह से मिले हैं, एक बालाकोट और एक लोथल से। ठीक है, अच्छा कपास की खेती की शुरुआत यहीं से हुई थी, बताया था, जो सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले थे। यहां की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। जैसे सड़क कैसी थी, आपस में समकोण पर ये सड़कें काटती थी। ठीक है, इन सड़कों के बीच में क्या है, मकान बने होते थे। सड़कों के बीच में क्या है, मकान बने होते थे इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में समकोण पर एक काटती थी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों के क्या है, अपने अलग अलग दुर्ग थे। केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अपने अपने दुर्ग थे। ठीक है, अच्छा चावल की खेती के साक्ष्य मैंने बताया लोथल से और रंगपुर दोनों से मिलते हैं, जो कि दोनों गुजरात में है। लोथल और रंगपुर दोनों जगह से मिलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ की जो नगर नियोजन पद्धति थी, ग्रिड पद्धति थी, अभी मैंने बताया था, जो कि समकोण पर काटती थी और सड़कों के बीच में क्या है, घर स्थित होते थे। शहर का जो विभाजन है, शहर का विभाजन पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर के रूप में होता था, जिसमें पूर्वी नगर में क्या है, गरीब लोग रहते थे और यहां पर अमीर लोग यानी दुर्ग बने होते थे पश्चिमी नगर में। ठीक है, मैंने अभी बताया था धौलावीरा जो है, धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, यहां का जो ईंट जो प्रयोग हुई है, उनका जो अनुपात था, मापतोल थी उनकी 4:2:1 में थी। ईंटों का पूछा गया है कि ईंटों का जो अनुपात क्या था। ठीक है, और यहां पर दोनों तरह की ईंट मिली है, कच्ची और पक्की। ठीक है, अमीर लोगों के जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे और गरीबों के घर जो है कच्ची ईंटों के बने होते थे। ठीक है, देखो यहां से केवल 6 नगर मिले हैं, केवल 6 नगर मिले हैं। जो नगर मिले हैं वो 6 मिले हैं। एक क्या है, हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो है, एक चहुंदड़ो है, एक लोथल है, एक कालीबंगा है और एक बनावली है। ये बनवाली भी बोला जाता है। यहां से क्या है, 6 जो नगर मिले हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रमुख जो नगर मिले हैं, तो कितने थे, 6 थे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उसके बाद पूछा जाता है मुद्रा जो है, मुद्रा किसकी थी, टेराकोटा की थी, जिन पर आकृति होती थी, जो बेलनाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी उसकी आकृति कैसी थी, बेलनाकार भी होती थी,
वर्गाकार भी होती थी, आयताकार भी होती थी और वृत्ताकार भी होती थी। ठीक है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि थी, बताया आपको। हल के साक्ष्य भी मिलते हैं, जूते खेत भी मिलते हैं, बैल के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है स्वास्तिक चिन्ह का जो साक्ष्य मिलता है, स्वास्तिक का जो चिन्ह मिलता है वो कहां पर मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारी आज की वीडियो रही। अच्छा, अब इसे याद कैसे करें? सबसे पहले याद में तो कैसे होगा, वीडियो देख लिया आपने, उसके बाद आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अपने आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने ये बताया मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन मिलता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से पड़ता था, ये किस डिस्ट्रिक्ट से पड़ता था, सिंधु नदी के किस तट पे था, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता था, यहां पर क्या विशाल जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है। ठीक है, पशुपति की मोहर कहां से मिली है, कांस्य की मूर्ति कहां से मिली है, कुंवरदार बैल कहां से मिला है, सूती वस्त्र यानी कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं। ठीक है, ये चीज आप यदि आप इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे, जो लकड़ी की नाली कहां से मिली है, 3 खंडों में कौन सा नगर जो है वो विभाजित था। ठीक है, अगर इस तरह से आप क्वेश्चन बनाओगे, यदि इस तरह से आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बहुत आसानी से चीज याद होंगी। तो ये बहुत आसानी से आपको ये चीजें याद होंगे। ठीक है भाई, अब कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अपने सजेशन दें और सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। अपने जो यारे प्यारे हैं, अपने साथी हैं, उन्हें वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।